भारतीय सिनेमा जगत के महान कलाकारों जैसे राज कपूर, दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, इन सभी की फिल्में आपने जरूर देखी होगी। इनमें से कोई अभिनेता आपके फेवरेट अभिनेता भी होंगे। इन अभिनेताओं की तरह आपने एक महान कलाकार जिसे आपने टीवी पर देखा होगा या उनका नाम सुना होगा, वो है चार्ली चैपलिन। चार्ली चैपलिन को आपने टीवी पर घड़ी सुधारते या जूते खाने की कोशिश करते देखा होगा, जिसे देखकर आपके चेहरे पे हंसी आ गई होगी, क्योंकि चार्ली चैपलिन एक महान हास्य कलाकार हैं जो अपनी कला से बिना कुछ बोले लोगों को हंसा देते थे। आज के वीडियो में हम लेखक विष्णु खरे द्वारा रचित चार्ली चैपलिन यानी हम सब पार्ट का अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें विष्णु खरे जी ने चार्ली चैपलिन के जीवन के बारे में बताया है। आपका हमारे YouTube चैनल अनिष्क एकेडमी में स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अनिष्क एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत ही सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। चार्ली चैपलिन यानी हम सब पार्ट के लेखक विष्णु खरे जी के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं, इनका जन्म 1940 में छिंदवाड़ा, जो मध्य प्रदेश में है, वहाँ हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं एक गैर रूमानी समय में, खुद अपनी आंख से, सबकी आवाज के पर्दे में, पिछला बाकी, ये कविता संग्रह है। आलोचना की पहली किताब, सिनेमा पढ़ने के तरीके, ये सिने आलोचना है। मरु प्रदेश और अन्य कविताएं, टी.एस. इलियट, यह चाकू समय, और तिला योझेप, काले वाला, फिनलैंड का राष्ट्र काव्य, ये सब अनुवाद में है। इन्हें प्रमुख पुरस्कार भी मिला था। रघुवीर सहाय सम्मान हिंदी अकादमी दिल्ली में मिला था, वहाँ का सम्मान। शिखर सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान, फिनलैंड का राष्ट्रीय सम्मान, नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट रोज, इतने सारे प्रमुख पुरस्कार इन्हें मिले थे। समकालीन हिंदी कविता और आलोचना में विष्णु खरे एक विशिष्ट हस्ताक्षर है। उन्होंने हिंदी जगत को अत्यंत गहरी विचारपरक कविताएं दी है। विश्व सिनेमा के वे गहरे जानकार हैं और पिछले कई वर्षों से लगातार सिनेमा की विधा पर गंभीर लेखन करते रहे हैं। दिनमान, नवभारत टाइम्स, द पायोनियर, द हिंदुस्तान, जनसत्ता, दैनिक भास्कर, हंस, कथादेश जैसी पत्र पत्रिकाओं में उनका सिनेमा विषयक लेखन प्रकाशित होता रहा है। वे उन विशेषज्ञों में से हैं जिन्होंने फिल्म को समाज, समय और विचारधारा के आलोक में देखा तथा इतिहास, संगीत, अभिनय, निर्देशन की बारीकियों के सिलसिले में उनका विश्लेषण किया। विष्णु खरे जी कहते हैं कि यदि यह वर्ष चैपलिन की जन्म शती का ना होता तो भी चैपलिन के जीवन का एक महत्वपूर्ण वर्ष होता, क्योंकि आज उनकी पहली फिल्म मेकिंग ए लिविंग के 75 वर्ष पूरे होते हैं। जन्म शती मतलब जन्म का 100वां वर्ष। उनका कहना है कि यह जो वर्ष है वो चैपलिन के जन्म का 100वां वर्ष है और उनकी जो पहली फिल्म है मेकिंग ए लिविंग के 75 वर्ष पूरे होते हैं। 5 शताब्दी से चैपलिन की कला दुनिया के सामने है और 5 पीढ़ियों को मुग्ध कर चुकी है। 5 शताब्दी का मतलब होता है 75 वर्ष, है ना। तो वो कह रहे हैं कि 75 वर्ष से चैपलिन की जो कला है वो दुनिया के सामने है और ये लगभग 5 पीढ़ियों को वो मुग्ध कर चुकी है। उनके बारे में कहते हैं कि आने वाले 50 वर्षों तक चार्ली चैपलिन जैसा महान हास्य कलाकार और कोई नहीं हो सकता। मैंने आपको पहले ही बताया कि चार्ली चैपलिन एक महान हास्य कलाकार थे जो बिना कुछ बोले ही अपनी कला के द्वारा लोगों को हंसा देते थे। उनकी जो फिल्म या फिर छोटे छोटे विज्ञापन होते थे उनमें वो बोलते नहीं थे, सिर्फ वो एक्टिंग करते थे और उनकी एक्टिंग ऐसे रहती थी कि उनकी एक्टिंग को देखकर ही लोग हंस पड़ते थे। इसलिए यहाँ पे विष्णु खरे जी ने कहा है कि उनके जैसा हास्य कलाकार आने वाले 50 वर्षों तक कोई नहीं हो सकता। और चैपलिन द्वारा अभिनीत कुछ जो फिल्में थी या प्रयोग में नहीं लाई गई थी, उनकी जो रीलें हैं, जो फिल्म बनती है तो उनकी रीलें होती है, उनकी जो रील है वो अभी हाल में ही मिली है, जिनके बारे में कोई जानता ही नहीं था। उन रीलों के द्वारा दर्शकों का मनोरंजन हो पाएगा तथा जो समीक्षक हैं वो चार्ली की नई समीक्षा कर सकेंगे और इस तरह से चार्ली चैपलिन का जो अभिनय है उन्हें लंबे समय तक लोकप्रिय बना के रखेगा और लोगों को हंसाते रहेगा। इसलिए वो ये कह रहे हैं कि ये चार्ली चैपलिन जो है उनकी जो कला है या उनके बारे में लगभग आने वाले 50 वर्षों तक अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। कहने का मतलब यही है कि उन्हें लोग अभी याद करते ही रहेंगे।
लेखक विष्णु खरे जी चार्ली चैपलिन के बारे में बताते हुए कहते हैं कि चार्ली चैपलिन का जो जीवन है बहुत ही संघर्ष भरा जीवन था और अपने जीवन में बहुत संघर्ष करते हुए ही एक बहुत बड़ा मकाम उन्होंने हासिल किया। वे बताते हैं कि चार्ली की जो माँ है एक तलाकशुदा थी और वह स्टेज में एक सामान्य अभिनेत्री का काम करती थी, लेकिन बाद में वो पागल हो गई और पागल हो जाने के कारण उनके घर में भयंकर गरीबी छा गई। और साथ साथ माँ का पागलपन तो था ही, उसके साथ साथ वहाँ के जो बड़े बड़े उद्योगपति थे, पूंजीपति और वहाँ के जो सामंतवादी लोग थे, उनसे चार्ली को बहुत ही संघर्ष करना पड़ा। और ऐसे परिवेश में पूरी तरह से ढलने के कारण ही इतने बड़े बड़े मतलब स्वयं बाद में, क्योंकि एक अच्छा मुकाम हासिल करने के बाद चार्ली चैपलिन खुद भी बहुत करोड़पति हो गए, तो उसके बाद भी चार्ली ने अपने जीवन के मूल्यों में जो उनका पहले से जो जीवन जी रहे थे, उन जीवन मूल्यों में कभी भी उन्होंने बदलाव नहीं किया। उनके पिता यहूदी थे और उनकी जो माता है वो खाना बदोश। तो इनके पुत्र चार्ली जो हैं उनमें कभी भी जो मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं अथवा ऊंचे वर्ग के जीवन जो मूल्य है उनको वो कभी नहीं अपनाए। उनके पिता जो है अलग धर्म के थे और उनकी माँ अलग। तो इतना होने के बावजूद भी जब वे एक अपना अच्छा मुकाम हासिल कर लिए, वो खुद करोड़पति अमीर बन गया, उसके बाद भी ऊंचे स्तर का जो जीवन जीना चाहिए उसको उन्होंने कभी नहीं अपनाया। उनका एकमात्र उद्देश्य क्या था कि लोगों को अपनी कला के द्वारा हंसाना, इसलिए इस दुनिया में एक महान हास्य कलाकार बन पाए। अब आगे ये बता रहे हैं कि उनके जीवन में जो हंसने का और करुणा का भाव कैसे आया। विष्णु खरे जी कहते हैं कि चार्ली चैपलिन वो बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा संघर्ष कर रहे थे, क्योंकि उनके पिता उनसे अलग हो गए थे। उनकी माँ उन्हें पाल पोस रही थी और उनकी माँ भी एक सामान्य अभिनेत्री, छोटे छोटे स्टेज में काम करने वाली थी, लेकिन वो पागल हो जाती है, जिसके कारण से उनका जो जीवन है और भी तहस नहस हो जाता है। तो किस तरह से चार्ली चैपलिन के जीवन में जो हास्य भाव है और करुणा भाव दोनों आया, जिसके कारण वे इतने महान, इतने अच्छे महान कलाकार बन पाए, तो उसे वो बताते हुए कहते हैं कि बुद्धि की तुलना में चार्ली ने भावना को प्रथम स्थान दिया था। इसके दो कारण थे। अब वो क्या कारण थे आप सुनिए। कि पहला था कि एक दिन चार्ली के बीमार होने पर उसकी माँ ने बाइबिल से ईसा मसीह की जीवनी पढ़कर सुनाई। ईसा मसीह को तो आप जानते ही हैं, क्रिश्चियन लोग ईसा मसीह जी को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो उन्होंने ईसा मसीह का जो जीवनी है उन्हें पढ़ के सुनाया था। उसकी माँ ने क्या चीज़ को सुनाया था कि जब ईसा मसीह को सूली पे चढ़ाया जाता है तो उसी प्रसंग को सुन के माँ और बेटा मतलब चार्ली चैपलिन जी और उनकी माँ दोनों रो पड़े थे। तो इसी कहानी से चार्ली में जो है मानवता, मानवता मतलब जो मानवीय गुण होते हैं उसे मानवता कहा जाता है। मानवता, स्नेह, करुण का पाठ उन्होंने समझ लिया। मतलब उसके जीवन में उन्होंने इसी घटना से मानवीय गुणों, प्रेम और जो करुणा मतलब दुख जो होता है उसे वो समझ लिए थे। और दूसरी घटना क्या थी? दूसरी घटना ये थी जो चार्ली को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित की। चार्ली का जो घर है वो कहाँ पे था? कसाई खाना जो होता है, कसाई खाना क्या होता है? जहाँ पे जो पालतू जानवरें हैं जैसे गाय, बैल, भेड़, बकरी, इन सबको वहाँ पे काटा जाता है ना, मारा जाता है, तो उन कसाई खाना उसे कहा जाता है। तो चार्ली जी का जो घर है वो कसाई खाना के पास था। तो वो हमेशा क्या देखते थे कि सैकड़ों जानवर को मारने के लिए उस कसाई खाना में ले जाते थे। एक दिन उन्होंने क्या देखा कि एक बार एक भेड़ किसी प्रकार से वहाँ भाग गई। उस भेड़ को भी वहाँ मारने के लिए ले गए थे, लेकिन जो भेड़ है वो भाग गई और उसे पकड़ने वाले लोग कई बार फिसलकर गिर पड़े, जिन्हें देखकर बाकी लोग तो हंसने लगे। इसके बाद जो है भेड़ पकड़ी गई। तो चार्ली ने देखा कि जब भेड़ पकड़ी गई तो उसके बाद उन्होंने ये सोचा कि अब इस भेड़ के साथ क्या होगा। तो ये जो दूसरी घटना थी उनके हृदय को पूरी तरह से करुणा और दुख से पूरी तरह से भर दी। तो दो जो कारण थे, एक तो ईसा मसीह वाली जो कहानी है वो, और दूसरा ये कसाई घर में भेड़ को मारने के लिए ले जाना। तो ये जो दो घटनाएं थी उनके जीवन में हास्य और करुणा का भाव लेकर आई।
लेखक कहते हैं कि किसी कलाकार में करुणा एवं हास्य की भावना का पाया जाना उसकी श्रेष्ठता को दर्शाता है। मानव जीवन में भी करुणा यदि हास्य में बदल जाए, खुशी में बदल जाए, तो मनुष्य अपने जीवन के दुखों को वो दूर कर सकता है। क्योंकि मनुष्य के जीवन में अगर खुशियां ही खुशियां रही तो उनके जीवन में जितने भी दुख हैं वो वहीं पे समाप्त हो जाते हैं। और चार्ली का हास्य कब करुणा में बदल गया और करुणा कब हास्य में, इसे कोई भी नहीं जान सकता। चार्ली के इसी अभारतीय सौंदर्य शास्त्र से प्रभावित होकर जो भारतीय सिनेमा जगत के महान कलाकार राज कपूर जी हैं, उन्होंने आवारा फिल्म बनाई थी। लेखक ने चार्ली का भारतीकरण राज कपूर जी को कहा है। राज कपूर जी ने चार्ली का अभारतीय सौंदर्य शास्त्र की इतनी व्यापक स्वीकृति देखकर भारतीय फिल्मों में भी सबसे बड़ा व साहसिक प्रयोग किया। उनकी जो फिल्म थी आवारा सिर्फ द ट्रैप का शब्दानुवाद ही नहीं थी, बल्कि चार्ली का भारतीकरण था। चार्ली जी के इन हास्य फिल्मों को देखकर जो भारत के अभिनेता थे, कौन, महान अभिनेता राज कपूर जी ने, तो उन्होंने भी जो आवारा फिल्म बनाई थी सेम वैसी ही थी। उन्होंने उसमें वैसा ही एक्टिंग करने की कोशिश की जिससे मैं भी, मतलब राज कपूर जी ने सोचा कि मैं भी लोगों को उनकी तरह से हंसा लूं। राज कपूर ने चार्ली की नकल के आरोपों की परवाह नहीं की और उन्होंने आवारा और श्री 420 के पहले फिल्मी कलाकारों पर हंसने की और स्वयं कलाकारों द्वारा स्वयं पर हंसने की परंपरा नहीं थी, लेकिन राज कपूर जी ने इसकी शुरुआत की थी। इसी परंपरा में दिलीप कुमार ने बाबुल, लीडर, गोपी, देवानंद ने तीन देवियां और जैसे शम्मी कपूर, अमिताभ बच्चन तथा श्रीदेवी तक ने किसी न किसी रूप में चार्ली के अभिनय को अपनी कलाकारी में उतारा था। आज कभी किसी नायक की झाड़ू से पिटाई है तो चार्ली चैपलिन की याद आ जाती है। उनकी नकल आज के कलाकार भी करते हैं, लेकिन उस मुकाम तक शायद कोई नहीं पहुंच पाया। चार्ली का सदैव चीर युवा दिखना और बच्चों की तरह दिखना तथा किसी भी संस्कृति के लिए विदेशी नहीं लगना उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। चार्ली में सबको अपना प्रतिबिंब दिखता था। भारतीय समाज में केवल होली का ही अवसर अपने ऊपर हंसने देता है, इसके अलावा कोई भी अवसर नहीं। चार्ली की यही जो भूमिका है वो चार्ली को सदैव जीवित बनाए रखती थी। भारत में चार्ली का महत्व इसलिए है कि वह अंग्रेजों पर हंसने का अवसर देता है। चार्ली स्वयं पर तब हंसता है जब वह स्वयं को आत्मविश्वास से भरा हुआ, सभ्य, संस्कृति की प्रतिमूर्ति, शक्तिशाली, श्रेष्ठ तथा फूलों से भी कोमल समझता है। चार्ली की जो फिल्में हैं उसमें भाषा का प्रयोग कम है और मानवीय स्वरूप बहुत ही ज़्यादा दिखाई देता है और वो उसमें हमेशा चीर युवा, मतलब युवा और बच्चों के जैसा दिखाई देते हैं। इसलिए चार्ली में सबको अपना ही स्वरूप नजर आता है। अपने जीवन के अधिकांश हिस्सों में हम चार्ली होते हैं। लेखक यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मूलतः हम सब चार्ली हैं क्योंकि हम सुपरमैन नहीं हो सकते। सत्ता, शक्ति, बुद्धिमत्ता, प्रेम और पैसे के चरम उत्कर्ष में जब हम पहुंच जाते हैं और उस समय हम आईना देखते हैं तो चेहरा हमारा क्या हो जाता है, चार्ली चार्ली हो जाता है। चार्ली चार्ली होना उसका अर्थ होता है असफल और व्यर्थ होना। अब हम देखेंगे इस पाठ के प्रश्न उत्तर, जिसमें प्रश्न सबसे पहला है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि अभी चैपलिन पर करीब 50 वर्षों तक काफ़ी कुछ कहा जाएगा। तो जैसे मैंने पाठ के सार में बताया था, लेखक ने पहले ही कहा था कि चैपलिन पर करीब 50 वर्षों तक काफ़ी कुछ कहा जाएगा। तो इसमें सबसे पहले लेखक ये कहते हैं कि चार्ली चैपलिन जैसा महान हास्य कलाकार कोई भी नहीं हो सकता और अगले 50 वर्षों तक उनके जैसा कोई होगा भी नहीं, ऐसा वे कह रहे हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि चैपलिन द्वारा जो अभिनीत फिल्में थी वो पहले थी और उनके द्वारा कुछ फिल्में बनाई गई थी, तो उन फिल्म की जो रील हैं वो उस समय नहीं मिले थे और उन फिल्मों की रील जो है अभी अभी हाल में ही कुछ प्राप्त हुए हैं। इसलिए लेखक ये कहते हैं कि अब जब उन फिल्मों के रील प्राप्त हो गए हैं तो इससे दर्शकों का मनोरंजन हो जाएगा और सब अपने जीवन में खुश रहेंगे, मतलब उनके एक्ट को देख के हंसते रहेंगे और इससे उनका अभिनय है वो लंबे समय तक लोकप्रिय बना रहेगा। इसीलिए लेखक ने यहाँ पे ऐसा कहा है कि अभी चैपलिन पर करीब 50 वर्षों तक काफ़ी कुछ कहा जाएगा। फिर है अगला क्वेश्चन है, लेखक ने चार्ली का भारतीयकरण किसे कहा और क्यों? गांधी और नेहरू ने भी उनका सानिध्य क्यों चाहा? मैंने सार में बताया है कि लेखक ने चार्ली का भारतीयकरण
जो भारतीय जगत के फिल्म अभिनेता हैं जिनका नाम है राज कपूर, उन्हें कहा गया है। तो उन्हें क्यों कहा गया? क्योंकि जो भारतीय जगत की फिल्म है उसमें भारतीय कलाकारों को अपने फिल्मों में हंसने का या दर्शकों को हंसाने का या स्वयं पे हंसाने का उनका परंपरा नहीं था। तो इस परंपरा को राज कपूर जी ने तोड़ा और उन्होंने आवारा और श्री 420 जैसी फिल्में बनाई। कैसे? उन्होंने चार्ली के जो विज्ञापन और फिल्में देखा था तो उसमें उन्होंने यही देखा था कि चार्ली जी किस तरह से दर्शकों को हंसाते हैं, लेकिन ये भारतीय फिल्म जगत में ये ऐसा परंपरा नहीं था और इस परंपरा को राज कपूर जी ने तोड़ा, इसलिए उन्हीं का नाम यहाँ पे है। अब इसमें एक क्वेश्चन और है कि गांधी और नेहरू ने भी उनका सानिध्य क्यों चाहा? तो ये आप जब पुस्तक देखेंगे तो पुस्तक में गांधी और नेहरू जी का नाम है और आप ये भी देखेंगे कि चार्ली चैपलिन जी के साथ महात्मा गांधी जी की तस्वीर भी है। तो यहाँ पे लेखक ने क्यों बताया है कि गांधी और नेहरू ने भी उनका सानिध्य क्यों चाहा? तो गांधी जी का जो चार्ली चैपलिन से बहुत ही अच्छा लगाव था और गांधी और नेहरू भी कभी कभी अपने जीवन में हंसी का पुट डाल लेते थे, इसीलिए गांधी और नेहरू ने भी चार्ली चैपलिन जी का सानिध्य चाहा। इसे इस तरह से आप लिखेंगे। फिर एक क्वेश्चन है, चार्ली सबसे ज़्यादा स्वयं पर कब हंसता है? तो मैंने पाठ का सार बताते हुए बताया था कि चार्ली सबसे ज़्यादा कब हंसते हैं। तो वे स्वयं पर सबसे ज़्यादा सबसे अधिक तब हंसते हैं जब वह स्वयं को अभिमानी, आत्मविश्वास से भरा हुआ, सभ्य, शक्तिशाली और श्रेष्ठ तथा फूलों की तरह कोमल जब वे अपने आप को समझते हैं तो वो सबसे ज़्यादा हंसते हैं। तो इस तरह से विष्णु खरे जी ने चार्ली चैपलिन के जीवन के बारे में बताया और उन्होंने यही कहा कि चार्ली चैपलिन जैसा हास्य कलाकार कोई हो ही नहीं सकता। ये तो आप इस पाठ के सार से समझ ही गए होंगे और आपने कभी कभी टीवी पे देखा भी होगा उनको, जैसे मैंने पहले बताया था कि जूतों को खाते हुए या फिर अलग और कुछ एक्ट करते हुए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक व अपने क्लासमेट को शेयर जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल अनिष्क एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।